भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे ही अचरज भरे पन्ने की तरफ ले जाते हैं। बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका अध्ययन इतना प्रासंगिक और हैरान करने वाला क्यों है? देखिए, इस हैरानी की एक बहुत बड़ी और स्पष्ट वजह है। जब भी प्राचीन सभ्यता शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में जंगलों या बहुत ही बुनियादी कबीलाई रहन सहन की तस्वीर उभरती है ना? हाँ, शिकार करते हुए लोग या आग जलाते हुए लोग। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो इसका केवल प्राचीन होना नहीं है, बल्कि इसका एक नगर सभ्यता या अर्बन सिविलाइजेशन होना है। मतलब बाकायदा शहर। हाँ, शहर। ये कोई छोटे मोटे घुमंतु कबीलों का समूह नहीं था, बल्कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर बसा एक पूरा का पूरा जटिल शहरी ढांचा था। स्कूल की किताबों में तो सबने ये रटाई है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। जी, ये तो बहुत बेसिक चैक्स हैं। हाँ, लेकिन जब इन विस्तृत नोट्स को गहराई से खंगाला जाता है तो असल कहानी इस बेसिक ट्रिविया से बहुत आगे निकल जाती है। मतलब इन नोट्स में राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल जैसे तमाम शहरों का एक विशाल नेटवर्क दिखाई देता है। और यही नेटवर्क इसे इतना खास बनाता है। पर यहाँ मुझे एक बात बहुत भ्रामक लगती है। अगर इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक था और ये घग्गर, भोगवा और रावी जैसी कई नदियों के किनारे फैली थी, तो इसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? हाँ, इसे बार बार सिंधु घाटी सभ्यता या केवल हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्या ये नामकरण इसकी असल भौगोलिक विशालता को कम करके नहीं आंकता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और आर्कियोलॉजी की दुनिया में इस पर काफी बहस भी होती है। दरअसल पुरातत्व विज्ञान में एक पुरानी परंपरा रही है कि किसी भी नई और अज्ञात सभ्यता का नामकरण अक्सर उस टाइप साइट या जगह के नाम पर कर दिया जाता है जहां सबसे पहले खुदाई में उसके अवशेष मिलते हैं। अच्छा, तो क्योंकि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बिल्कुल। फिर जब मोहनजोदड़ो और अन्य शुरुआती साइट सिंधु नदी के किनारे मिली तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया। लेकिन जैसे जैसे आज के दौर में आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी और नई खुदाई का डेटा सामने आ रहा है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये केवल एक नदी तक सीमित नहीं थी। मतलब ये एक पूरी इकोलॉजी थी, कोई एक राजधानी वाला राज्य नहीं। सही कहा। इसका भौगोलिक विस्तार समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अरे वाह, दोनों को मिलाकर भी बड़ा। हाँ, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल नेटवर्क था। इसलिए आज के कई इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सी बस्तियां घग्गर हकरा नदी तंत्र के किनारे मिली हैं, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है। तो हाँ, इसे सिर्फ एक शहर या एक नदी के नाम से बांधना तकनीकी रूप से इसकी विशालता के साथ अन्याय ही है। बिल्कुल अन्याय है। खैर, इस विशाल भौगोलिक नेटवर्क को समझने के बाद अगर इन शहरों के अंदर के ढांचे पर ध्यान दिया जाए तो नोट्स का वो हिस्सा सामने आता है जो सच में दिमाग चकरा देता है। आप अर्बन प्लानिंग की बात कर रही हैं? हाँ, इनका नगर नियोजन। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। नोट्स कहते हैं कि घर पक्की ईंटों के बने थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, ढकी हुई नालियां थीं। जी, ग्रिड सिस्टम। हाँ, ये सब सुनकर किसी आधुनिक स्मार्ट सिटी की याद आती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या सिर्फ पक्की ईंटें और सीधी सड़कें होना किसी सभ्यता को उन्नत साबित करने के लिए काफी है? देखिए, देखने में ये शायद सिर्फ ईंट पत्थर का काम लगे, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। पक्की ईंटों का इस्तेमाल कोई साधारण बात नहीं है। वो कैसे? हड़प्पा सभ्यता के पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, चाहे वो गुजरात का लोथल हो या पंजाब का हड़प्पा, ईंटों का अनुपात एक समान था। एक समान मतलब साइज सेम था? जी, 1:2:4 का अनुपात। मतलब मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो हर जगह एक ही था। अब सोचिए, बिना किसी आधुनिक संचार माध्यम के इतनी दूरियों के बीच ये स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मुमकिन हुआ? अरे बाप रे, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इसका मतलब है कि उनके पास मापतौल की कोई एक बहुत ही सख्त और केंद्रीय प्रणाली रही होगी। और सिर्फ मापतौल ही नहीं, पक्की ईंटें बनाने का मतलब है उन्हें भट्टों में उच्च तापमान पर पकाना,
इसके लिए लाखों टन लकड़ी की जरूरत पड़ी होगी, जिसका सीधा सा मतलब है बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई। और फिर उन ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स भी तो चाहिए। बिल्कुल। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो मोहनजोदड़ो में हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और मुख्य नाली में हर थोड़ी दूर पर मैनहोल या सोख्ता गड्ढे बने थे ताकि कचरा साफ किया जा सके। आज के शहरों में भी कई बार इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दिखती। सही कहा, ये कोई इत्तेफाक से बसाया गया शहर नहीं था। ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग और नागरिक प्रशासन का सबूत है। लेकिन यहीं पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। नोट्स में सख्त प्रशासन और नगर निगम जैसी व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। जी। आमतौर पर इतिहास में जहां भी इतना कड़ा प्रशासन और स्टैंडर्डाइजेशन दिखता है, वहां कोई ना कोई क्रूर तानाशाह, कोई राजा या कोई बहुत शक्तिशाली सेना होती है। लेकिन इन नोट्स में किसी भी विशाल महल या बड़े हथियारों के जखीरे के मिलने का कोई जिक्र नहीं है। बिना राजा या सेना के इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल सकता है? ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगती। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे खूबसूरत पहलू है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। तो फिर ये सब मैनेज कौन कर रहा था? देखिए, दुनिया की बाकी प्राचीन सभ्यताओं को देखें, जैसे मिस्र के पिरामिड या मेसोपोटामिया के ज़िक्राट, तो वहाँ सारा संसाधन राजाओं के विशाल महल या उनके मकबरे बनाने में खर्च होता था। हाँ, वो तो हम सब ने तस्वीरों में देखा है। लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं मिला। वहाँ जो भी बड़े ढांचे मिले हैं वे सार्वजनिक उपयोग के हैं, जैसे हड़प्पा का विशाल अन्नागार, जिसे ग्रेनरी कहते हैं, या मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार या ग्रेट बाथ। ओहो, वो स्नानागार जिसके बारे में नोट्स बताते हैं कि उसमें पानी को रिसने से रोकने के लिए बिट्यूमेन या डामर की परत लगाई गई थी। बिल्कुल, आधुनिक वाटरप्रूफिंग तकनीक। तो इन सब चीजों से इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद ये समाज किसी एक निरंकुश राजा द्वारा नहीं, बल्कि व्यापारियों, पुजारियों या किसी नागरिक समिति के एक समूह द्वारा चलाया जाता था। मतलब कोई कॉर्पोरेट बोर्ड या म्यूनिसिपल कमेटी जैसा कुछ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक ऐसा समाज प्रतीत होता है जहां प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स के बजाय पब्लिक यूटिलिटी यानी जन सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उनकी ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था में थी। और बिना एक मजबूत इकोनॉमी के इतने शानदार शहरों का निर्माण और रखरखाव सस्टेनेबल हो भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो अब अगर इस सभ्यता के इंजन यानी अर्थव्यवस्था पर बात की जाए, तो नोट्स इशारा करते हैं कि कृषि इनकी नींव थी। ये लोग गेहूं, जौ, चना, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। कपास का तो ये सबसे शुरुआती उत्पादन माना जाता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सिर्फ खेती से तो कोई अर्बन या शहरी नहीं बन जाता ना। बहुत सही सवाल है। देखिए, खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थी, बल्कि यहाँ कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस का सिद्धांत लागू होता है। सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा उगाना। जी। जब कोई समाज अपनी रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा अनाज उगाने लगता है, तब उसे भविष्य के लिए स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिले। अच्छा, तो वो अन्नागार सिर्फ गोदाम नहीं थे। वो उस दौर के रिजर्व बैंक की तरह काम करते थे। जब अनाज सरप्लस हुआ तो समाज के कुछ लोगों को खेती से आजादी मिल गई और उन्होंने दूसरे काम शुरू कर दिए। जैसे कि क्या? जैसे बर्तन बनाना, मोहरें या सील्स बनाना, धातु का काम करना और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार। लेकिन व्यापार का तरीका क्या था? नोट्स बताते हैं कि उस वक्त कोई करेंसी या कागजी मुद्रा नहीं थी, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम लागू था। जी, बार्टर सिस्टम ही था। अब ये बात गले से नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति गुजरात के लोथल में बैठा है और उसे मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक से कुछ मंगवाना है, तो क्या वो सिर्फ गेहूं की बोरियां देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा था? ये सुनने में अजीब लगता है ना? क्या बार्टर सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकता है? ये उलझन लाजमी है, क्योंकि हम आज के बैंकिंग सिस्टम के चश्मे से उसे देख रहे हैं। लेकिन उनका बार्टर सिस्टम किसी गांव के छोटे बाजार जैसा नहीं था। ये एक बेहद जटिल और ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन थी। सप्लाई चेन? वो कैसे मेंटेन करते थे? उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए चर्ट नामक पत्थर के सटीक बाट या वजन बनाए थे, जो बाइनरी और डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 का मल्टीपल। बाप रे, इतनी सटीकता! इसके अलावा सामान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वे सील्स या मोहरों का इस्तेमाल करते थे। जब कोई सामान पैक होता था तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर मोहर छाप दी जाती थी। एक तरह का प्राचीन बारकोड या होलोग्राम। बिल्कुल। अगर मोहर टूटी हुई है, मतलब रास्ते में सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है।
और इस पूरी सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हब था गुजरात का लोथल। नोट्स में इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह या डॉकयार्ड बताया गया है। हाँ, लोथल की संरचना को देखें तो वहां पक्की ईंटों का एक विशाल बेसिन मिला है, जिसमें ज्वार भाटे या टाइड्स के हिसाब से पानी का स्तर नियंत्रित किया जाता था ताकि जहाज अंदर आ सके। इसे तो आज के अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर की तरह देखा जा सकता है, जहां कच्चा माल आता था, उसकी प्रोसेसिंग होती थी और फिर उसे शिप किया जाता था। सटीक तुलना एकदम। लोथल से मनके, खासकर कार्निलियन पत्थर के मनके, सीपियां और सूती कपड़ा मेसोपोटामिया भेजा जाता था। और वहां से क्या आता था? वहां से तांबा, टिन और शायद कुछ कीमती धातुएं आती होंगी। आपको बता दूं, मेसोपोटामिया के प्राचीन दस्तावेजों में एक जगह का जिक्र है, मेलुहा, जहां से ये कीमती सामान आते थे। अच्छा, तो ये मेलुहा कौन सी जगह है? आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे। तो ये एक पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था थी। यार, ये सब इतना व्यवस्थित लगता है कि मानो किसी आधुनिक देश का मास्टर प्लान पढ़ रहे हों। सच में उनका विजन बहुत आगे का था। लेकिन इनकी भौतिक सफलता, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आप उनके धर्म की बात कर रही हैं? हाँ, इनका धर्म और इनकी लिपि। नोट्स बताते हैं कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पीपल के पेड़ और कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। लेकिन यहाँ मुझे इन दावों पर भारी संदेह है। संदेह कैसा? देखिए, अगर इनकी लिपि, जिसे पिक्टोग्राफिक या चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, और जो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वे किसकी पूजा करते थे? ये पॉइंट तो है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आधुनिक काल के इतिहासकार या पुरातत्वविद बस अपनी आज की धार्मिक मान्यताओं को उन हजारों साल पुरानी मूर्तियों पर थोप रहे हैं? आप किस मूर्ति का उदाहरण देंगी? अगर हमें एक सींग वाले इंसान की मूर्ति मिलती है जिसके आसपास जानवर हैं, तो हमने उसे पशुपति शिव मान लिया क्योंकि वो आज के हिंदू धर्म से मेल खाता है। लेकिन अगर हम उनकी भाषा ही नहीं जानते, तो क्या ये सारा धर्म सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। आर्कियोलॉजी की दुनिया में इसे एनाक्रोनिज्म या समय के पार चीजों को थोपना कहते हैं। तो क्या ये सारे दावे गलत हैं? गलत कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सच है कि धर्म के बारे में हमारी जो भी वर्तमान समझ है, वो पूरी तरह से एजुकेटेड गेस या शिक्षित अनुमान पर निर्भर है। क्योंकि लिखित प्रमाण तो हम पढ़ नहीं पा रहे। बिल्कुल। और चूंकि सिंधु घाटी के शहरों में मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई स्पष्ट विशाल मंदिर नहीं मिले हैं, इसलिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि उनका धर्म संगठित था या सिर्फ व्यक्तिगत मान्यताओं तक सीमित था। मतलब बिना पासवर्ड के हार्ड ड्राइव का डेटा डिकोड करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, सही कहा। जब हमें मातृ देवी जैसी मूर्तियां मिलती हैं, तो इतिहासकार अन्य प्राचीन खेतीहर समाजों से इसकी तुलना करते हैं जहां उर्वरता या फर्टिलिटी की पूजा आम थी। और वो पशुपति वाली मोहर, उसको लेकर भी आज कई स्कॉलर्स मानते हैं कि शायद वो कोई देवता न होकर किसी कबीले का सरदार या कोई शमन हो। सच्चाई यह है कि जब तक वो लिपि नहीं पढ़ी जाती, उनके असली विचार, उनके मिथक और उनके देवताओं के असली नाम हमसे कोसों दूर रहेंगे। हम केवल उनके भौतिक अवशेषों को देखकर उनकी आत्मा को समझने की एक अधूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही अधूरापन इस सभ्यता को इतना आकर्षक बनाता है। खैर, इतने उन्नत शहर, बेहतरीन अर्थव्यवस्था, ग्लोबल व्यापार और एक ऐसा समाज जो प्रकृति और व्यापार में इतना तालमेल बिठा चुका था, सब कुछ एकदम परफेक्ट नजर आता है। जी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? नोट्स में पतन या डिक्लाइन के हिस्से में कई कारणों का जिक्र है। बाढ़, भूकंप, नदियों का सूखना और कुछ जगहों पर बाहरी आक्रमण या आर्यन इन्वेजन थ्योरी का भी हल्का संदर्भ है। लेकिन एक साथ एक पूरी की पूरी सभ्यता, जिसके शहर इतने विशाल थे, वो रातों रात कैसे गायब हो सकती है? मेरी समझ में ये एक डिजास्टर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। देखिए, रातों रात गायब होना फिल्मों में होता है, इतिहास में नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी एक दिन की प्रलय से नहीं हुआ था। ये एक धीमा और दर्दनाक सिस्टम कोलैप्स था। तो वो आर्यों के हमले वाली थ्योरी का क्या? शुरुआत में इतिहासकार मानते थे कि शायद मध्य एशिया से आए आर्यों ने इन शहरों पर हमला किया और इन्हें नष्ट कर दिया।
लेकिन आज आधुनिक विज्ञान और गहरी खुदाई के बाद उस आक्रमण की थ्योरी को ज्यादातर स्कॉलर्स नकार चुके हैं। तो अगर कोई अचानक हुआ हमला नहीं था तो असली विलन कौन था? क्या प्रकृति ने धोखा दिया? प्रकृति और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, इन सभी नोट्स के डेटा को अगर मिलाया जाए तो एक पैटर्न समझ आता है। हमने बात की थी कि ये पूरी सभ्यता नदियों के जाल पर टिकी थी। हाँ, सिंधु, घग्गर, रावी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में बड़े पर्यावरणीय बदलाव होने लगे। ऐसा माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल यानी भूकंपों के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे घग्गर हकरा नदी का सूखना, जिसका जिक्र नोट्स में अक्सर सरस्वती नदी के रूप में होता है। बिल्कुल। जब जमीन के अंदर हलचल हुई तो यमुना नदी पूर्व की ओर मुड़कर गंगा में मिल गई और सतलुज नदी पश्चिम की ओर मुड़कर सिंधु में चली गई। तो इसका असर क्या हुआ? इन दोनों नदियों का पानी पहले घग्गर अखरा को मिलता था। जब ये जल स्रोत कट गए तो वो विशाल नदी सूखने लगी। अब सोचिए, जब किसी शहर की लाइफलाइन ही सूख जाए तो क्या होगा? खेती बर्बाद होने लगी होगी, अन्नागार खाली हो गए होंगे। और जब सरप्लस अनाज ही नहीं बचा तो वो व्यापार क्या खाकर करते? सटीक बात। इकोनॉमी का पूरा ढांचा चरमरा गया होगा। मतलब उधर मेसोपोटामिया में भी उसी दौरान राजनीतिक और पर्यावरणीय संकट चल रहे थे, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ठप पड़ गया। और कुछ शहरों जैसे मोहनजोदाड़ो में सिंधु नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और बार बार भयंकर बाढ़ आई। मतलब हर तरफ से मुसीबत। हाँ, तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट या चेन रिएक्शन था। नदियां सूखने से सूखा पड़ा और दूसरी तरफ बाढ़ ने तबाही मचाई। बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के वो अपने भारी भरकम ड्रेनेज सिस्टम और पक्की ईंटों के शहरों का रखरखाव नहीं कर पाए। मतलब सिस्टम इतना बड़ा और जटिल हो गया था कि जब एक कड़ी टूटी तो पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी का नेटवर्क ही ढह गया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोग शायद भोजन और पानी की तलाश में उन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर, यानी आज के गंगा यमुना दोआब या गुजरात महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों की तरफ पलायन करने लगे होंगे। और यही वजह है कि 1750 ईसा पूर्व के बाद के जो अवशेष मिलते हैं उनमें वो स्टैंडर्डाइजेशन, वो पक्की ईंटें, वो मोहरें गायब हो जाती हैं। लोग वापस छोटे गांवों और कबीलाई व्यवस्था में लौट गए। ये पूरा विश्लेषण एक गहरी सिहरन पैदा करता है। 2500 ईसा पूर्व में एक ऐसी सभ्यता जो ग्लोबल ट्रेड कर रही थी, जिसका इंजीनियरिंग कमाल का था, वो महज जलवायु परिवर्तन और नदियों के रूठने से मिट्टी में मिल गई। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक नया और बहुत ही प्रासंगिक विचार सामने आता है, जो शायद इन पतन की थ्योरी से भी ज्यादा दिलचस्प है। वो क्या? अक्सर ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, उसके शहर उजड़ गए और इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। लेकिन क्या वाकई वो लोग पूरी तरह से गायब हो गए थे? हाल ही में राखीगढ़ी जैसी जगहों से जो कंकाल मिले हैं और उनका जो डीएनए विश्लेषण हुआ है, वो एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बयां करता है। हाँ, वो जेनेटिक स्टडी। बिल्कुल। वो ये कि हड़प्पा के लोग कहीं गायब नहीं हुए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ डीएनए ही नहीं, जरा उनके रहन सहन पे गौर किया जाए। नोट्स में मिली मिट्टी की मूर्तियों में जो नमस्ते करने की मुद्रा है, औरतों की मांग में सिंदूर भरने का जो तरीका है, या जिस तरह की चूड़ियां कालीबंगा की मूर्तियों में दिखी हैं, वो तो आज भी चलती हैं। हाँ, क्या वो आज भी हमारे गांवों और घरों में नहीं दिखती? उनके बनाए गए बाइनरी और डेसिमल सिस्टम वाले वजन के बाट आज से कुछ दशक पहले तक भारतीय बाजारों में इस्तेमाल होते रहे। बिल्कुल होते रहे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ईंटों के वो शानदार शहर भले ही टूटकर खंडर बन गए हों, उनकी व्यापारिक व्यवस्था भले ही ढह गई हो, लेकिन वो सभ्यता कभी मरी नहीं। उसने बस अपना रूप बदल लिया। सही कहा। वो बड़े शहरों से निकलकर छोटे गांवों में बस गई और हमारी आज की संस्कृति की नींव बन गई। शायद हम सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ जमीन के नीचे ढूंढ रहे हैं, जबकि असल में वो हमारे खून में, हमारे रिवाजों में और हमारे आसपास ही जिंदा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो पीछे छूट गया, इतिहास वो भी है जो हमारे भीतर आज भी सांस ले रहा है।